बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 12। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शाओ यान याफी से बात कर रहा है और याफी आज की घटना के बाद काफी शर्मिंदा होती है। वो शाओ यान से सॉरी कहती है। तभी शाओ यान कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो हर दिन ऐसी चीजों से निपटता रहता हूँ, तुम्हें पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें मिल्टन हाउस का इंचार्ज दिखाया जाता है, जो कि ये बात समझ गया होता है कि याफी शाओ यान को पसंद करने लगी है। अब वो याफी से पूछते हैं कि तुम क्या सोच रही हो और तुम्हें ये शाओ यान कैसा लगता है। तभी याफी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तभी वो कहते हैं कि तुम चाहो तो इसका पीछा कर सकती हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन याफी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि कोई फीलिंग्स नहीं है तो इस फीलिंग को धीरे धीरे बढ़ाओ। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि हमारे जितनी बड़ी फैमिली में बहुत कम शादियां होती हैं जिनके बीच प्यार होता है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें नायान के दादाजी को दिखाया जाता है, जो कि शाओ यान के ट्रीटमेंट के बाद काफी ठीक हो गए हैं। और अब शाओ यान उन्हें बधाई देते हुए कहता है, बधाई हो, आपके शरीर का सारा जहर अब निकल चुका है। अब नायान के दादाजी शाओ यान को कहते हैं कि मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है, लेकिन हाँ, भविष्य में कभी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। और अब क्योंकि वो पूरे ठीक हो गए थे तो उन्हें अब अपने वादे के अनुसार शाओ यान को सोल पावर बढ़ाने वाला इंग्रेडिएंट देना था। वो शाओ यान को इंग्रेडिएंट दे देते हैं और वो अब शाओ यान को अपने परिवार का एक राज बताना चाहते हैं। असल में उन्होंने पार्टी इसलिए दी थी क्योंकि वो वहाँ के क्लैन और मर्शनरीज के हेड को एक बात बताना चाहते थे। वहाँ के क्लैन और बहुत से मर्शनरीज इनके मार्केट को हथियाना चाहते थे, मगर उन्होंने ये पार्टी देकर सबको बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब कोई भी ऐसा करने का बिल्कुल भी ना सोचे। ये सीक्रेट वो शाओ यान को बताते हैं और शाओ यान को कहते हैं कि अब क्योंकि तुम हमारे बारे में सब जानते हो तो क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं। शाओ यान ये बात सुनकर कहता है कि मैं एक अच्छा एल्केमिस्ट हूँ माना, लेकिन आप जैसे बड़े आदमी की दोस्ती मुझे ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और याफी से मिलता है और कहता है कि बाहर काफी ठंड है, क्या तुम्हें बीमार होने का डर नहीं है। अब याफी कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ हो। याफी बहकी बहकी बातें कर रही है जिसे शाओ यान समझ नहीं पा रहा। असल में याफी भी शाओ यान को पसंद करने लगी है, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में दो बातें चल रही थी। पहला, मोजैन से पीछा छुड़वाना और दूसरा, नायान से खुद का कंपैरिजन। वो जानती थी कि नायान की कल्टीवेटिंग स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो चाहती थी कि वो भी मिल्टन हाउस में कुछ ऐसा काम करे ताकि वो अपने आप को साबित कर पाए। तभी शाओ यान आसमान में देखता है कि आइस एम्परर और वॉरियर आपस में लड़ रहे हैं और वो कहता है कि मुझे एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है जो कि आइस एम्परर की तुलना में कम नहीं है। अब शाओ यान याफी से कहता है कि मैं इन्हें देखने जा रहा हूँ, तुम यही रहना और अपना ध्यान रखना। इनके अंदर एक बहुत बड़े लेवल की लड़ाई हो रही है। तभी शाओ यान समझ जाता है कि आइस एम्परर को उसकी मदद चाहिए। वो तभी जल्दी से उनके पीछे जाता है। वो जब जाने ही वाला होता है ताकि वो आइस एम्परर को बचा सके, तभी मोजैन वहाँ आकर शाओ यान पर हमला कर देता है। अब शाओ यान के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मोजैन के छोटे छोटे हमले के साथ खेले, इसलिए वो अपने पर्पल पंख के साथ वहाँ से उड़ जाता है और ये देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसके पास तो और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं जो कि अभी तक हमें नहीं पता थी। अब नायान के दादाजी और मिल्टन हाउस के इंचार्ज भी निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि पीछे से शाओ यान भी वहाँ आ जाता है और ये कि उसके पास पर्पल विंग्स भी हैं। इस पर मिल्टन हाउस के इंचार्ज कहते हैं कि तुमने तो सबको चौंका दिया अपने इन विंग्स से। अब शाओ यान कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ये मिला। इतना कहकर वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ये लड़ाई इतने बड़े लेवल की होती है कि सभी इसे गौर से देख रहे होते हैं। अब जब सब इस लड़ाई को रोकने जा रहे होते हैं, तभी मिल्टन हाउस का इंचार्ज बताता है कि इनमें से एक आइस एम्परर है जो कि काफी समय से छुपा हुआ था और ये लेवल 2 का है। इसे एक लड़के ने आजाद करवाया है और वो ये भी बताता है कि दूसरा वॉरियर जो कि इनसे लड़ रहा है उसका नाम जिया येंगन है। दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि तभी जिया येंगन एक बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है और आइस एम्परर की तरफ फेंकने ही वाला होता है
कि तभी आइस एम्परर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि चलो अब बस करो, अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब भी ये ताकत मेरे पास आएगी तब हम ये खेल फिर से शुरू करेंगे। तभी जिया यिंगन हंसता है और आकर आइस एम्परर को गले लगा लेता है। इसका मतलब कि ये काफी पुराने दोस्त होते हैं जो बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले हैं और दोनों एक दूसरे की पावर को चेक कर रहे थे। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 13। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि इन दोनों की लड़ाई खत्म होती है और वो दोनों ही एक दूसरे से गले लग जाते हैं। अब मास्टर जिया यिंगन आइस एम्परर से कहते हैं कि लगता है कि आज रात हमने बहुत से लोगों को चौंका दिया है। अब उन दोनों के पास मिल्टन हाउस के इंचार्ज और नायान के दादाजी आते हैं और अब मास्टर जिया यिंगन उनसे कहते हैं कि मैं बहुत समय से आइस एम्परर से नहीं मिला था। मेरा इरादा आप सभी को इस तरीके से चौंकाने का नहीं था, मुझे इसके लिए माफ कीजिए। और इसके बाद सब लोग मास्टर जिया यिंगन का वेलकम करते हैं। असल में आइस एम्परर और मास्टर जिया दोनों ही हर तरफ बहुत पॉपुलर हैं और दोनों का लेवल 2 है। इसके अलावा दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। अब जब शाओ यान मास्टर जिया से बात करता है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। शाओ यान उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जिया की स्पीड इतनी होती है कि वो उनका हाथ पकड़ ही नहीं पाता, लेकिन अंत में पूरी कोशिश करने के बाद उनका हाथ पकड़ ही लेता है। और मास्टर जिया यिंगन उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी आइस एम्परर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ। इस पर मास्टर जिया यिंगन हंसते हुए कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है और अब तुम मुझे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अब वो समझ जाते हैं कि शाओ यान कितना पावरफुल है और ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसमें कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। इसके बाद शाओ यान आइस एम्परर से कहता है कि मुझे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए। अब जब आइस एम्परर और शाओ यान वापस जा रहे होते हैं तो आइस एम्परर शाओ यान से कहते हैं कि भले ही वो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। इसकी सच्चाई तो ये है कि इसकी बड़ी बड़ी फैमिली से कांटेक्ट है बस। जब उसे पता चला कि मेरे रिलेशंस मिल्टन फैमिली से बन रहे हैं तो ये बहुत जेलस हुआ। अब उसे इस बात का डर होने लगा है कि कहीं मैं इसे इस शहर से निकलवा ना दूं। और जब इसने तुम पर हमला किया था तो ये जानना चाहता था कि मेरे पास कितने पावरफुल वॉरियर्स हैं। अब जब शाओ यान घर आता है तो वो अपने मास्टर से कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ रहकर मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और अपने आप से कहता है कि इसमें सच में बहुत एनर्जी है, मैंने आखिरकार अंत में तुम्हें पा ही लिया, ये मेरे पास आखिरी मौका है। अब वो अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता है और पिल बनाता है। वहीं दूसरी तरफ आइस एम्परर, जो कि अभी भी कमरे के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, अब इधर हमें वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक वॉरियर नशे की हालत में है और दूसरा वॉरियर उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। अब हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठा है और ये सोच रहा है कि उसके सभी काम उसके प्लान के हिसाब से हो रहे हैं। और अब वो कहता है कि जिम्मा एम्पायर के एल्केमिस्ट, तुम तैयार हो जाओ मुझसे हार का स्वाद चखने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें शाओ यान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पिल बनाने में लगा हुआ है और अंत में वो पिल बना लेता है जिससे कि वो अपनी सोल पावर को बढ़ा सकता है। अब जब वो पिल बना लेता है तो उसकी सोल पावर रेस्टोर होने लगती है, लेकिन वो इतनी भी रेस्टोर नहीं होती कि वो अपने मास्टर को जगा सकता। अब शाओ यान बहुत उदास हो जाता है और उसी वक्त उस कमरे में आइस एम्परर आते हैं और शाओ यान को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इस काम में सफल रहे। इतना कहकर वो शाओ यान के पास जाते हैं और वो शाओ यान को देखकर समझ जाते हैं कि वो बहुत उदास है, क्योंकि आज वो बहुत उम्मीद लगाकर बैठा था कि आज वो अपने मास्टर को वापस से पावर देगा और उन्हें जगा लेगा। लेकिन शाओ यान हिम्मत नहीं हारता क्योंकि उसके पास अभी भी एक चांस था। चांस ऐसे कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन में जो कंपटीशन हो रहा है, इसमें जो इनाम मिलेगा उससे वो एक पावरफुल पिल बना सकता है जिससे कि वो अपने सोल पावर को अच्छे से रेस्टोर कर सके और फिर अपने मास्टर को जगा भी सके। इसके बाद शाओ यान के फादर दिखाए जाते हैं जो कि शहर के बाहर जा रहे होते हैं अपने लोगों के साथ। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है
जो कि किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी शाओयान के फादर देखते हैं कि वो दिखने में रोबोट जैसा है। वो आदमी उन सभी से बचकर भाग रहा होता है। तभी उस पर एक रोबोट अटैक करने वाला होता है। उसी बीच शाओयान के फादर आ जाते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। शाओयान के फादर उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये रोबोट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब वो अपने पावर्स का यूज़ कर किसी न किसी तरह उन सभी को हरा कर उस आदमी को बचा लेता है। अब उनके पास उनके खुद के वॉरियर्स आते हैं और पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं? और अब वो उस आदमी से मिलता है। अब वो आदमी शाओयान के फादर का धन्यवाद करता है और कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब शाओयान के फादर उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम मिल्टन हाउस से हो? ये आदमी मिल्टन हाउस का जासूस है जो कि शहर में चल रहे इलीगल कामों पर नजर रखता है। अब शाओयान के फादर उस आदमी से याफी का पता पूछते हैं ताकि वो उससे जाकर मिल सके। वो पूछते हैं कि क्या तुम याफी को जानते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। अब शाओयान के फादर अपना परिचय देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं याफी का काफी पुराना दोस्त हूँ। अब वो आदमी उन्हें बताता है कि एक आदमी है जो कि इस शहर का दुश्मन है और इस शहर को नष्ट करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं उस शहर की जहाँ एल्केमिस्ट एसोसिएशन कंपटीशन चल रहा है। यहाँ शाओयान को कंपटीशन में दिखाया जाता है और उसके साथ वहाँ आइस एम्परर भी मौजूद होते हैं जो कि उससे पूछते हैं क्या तुम इस कंपटीशन के लिए तैयार हो? इस पर शाओयान कहता है हाँ। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर सवार होकर आ रही है। उसी के पीछे ताओयाओ भी हैं जो कि शाओयान को पीछे से पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। ये सुनकर घोड़े पर सवार लड़की पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से चली जाती है। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।